Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. We have completed the topic sport and movement in plants. So let's move toward the next topic, that is sport and movement in animals. We know that animals are more complex and more diverse than plants. Plants के अंदर हमने different sporting tissues को study किया जिनमें कोलन कायमा, स्क्लेरन कायमा एंड वास्कुलर बंडल हैं, और इसी तरह हमने प्लांट्स मूवमेंट को भी स्टडी किया. अगर हम प्लांट्स और एनिमल्स को कंपेयर करें तो मेजर डिफरेंस क्या है प्लांट्स और एनिमल के अंदर के एनिमल अपनी प्लेस चेंज कर सकते हैं, लोकोमोशन कर सकते हैं, लेकिन प्लांट्स अपनी प्लेस चेंज नहीं कर सकते. सिर्फ और सिर्फ प्लांट के ऑर्गन मूवमेंट शो करते हैं. तो इस लेक्चर के अंदर हम स्टडी करेंगे कि प्लांट से कंपेयर करें अगर हम एनिमल्स को, तो एनिमल्स के अंदर किस तरह के स्पोर्टिंग टिश्यूज़ मौजूद हैं, या एनिमल्स की बॉडी को सपोर्ट कौन प्रोवाइड करता है, किस तरह से एनिमल की बॉडी के अंदर मूवमेंट होती है, ऑर्गन मूवमेंट कैसे होती है, और लोकोमोशन किस तरह से होती है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम बात करें तो स्पोर्ट के लिए एनिमल के अंदर मौजूद होता है स्केलेटन. ठीक है, एनिमल्स की बॉडी को सपोर्ट कौन प्रोवाइड करता है, स्केलेटन. और इसी तरह मूवमेंट के लिए एनिमल्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं मसल्स. तो हम स्केलेटन का और मसल्स का रोल स्टडी करेंगे एनिमल्स के अंदर कि किस तरह से ये सपोर्ट एंड मूवमेंट प्रोवाइड करते हैं एनिमल्स को. सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज स्केलेटन. स्केलेटन क्या है. स्केलेटन इज द रिजिड एंड टफ फ्रेमवर्क ऑफ द बॉडी ऑफ एनिमल. एनिमल्स का फॉर रिजिड सा सख्त सा फ्रेमवर्क होता है एनिमल्स की बॉडी का. ये डिफरेंट शेप में होता है. डिफरेंट एनिमल्स के अंदर इसकी अरेंजमेंट और अलाइनमेंट डिफर करती है, और ये बॉडी को प्रोवाइड करता है प्रोटेक्शन, शेप एंड इसके साथ साथ सपोर्ट. ठीक है, ये ना सिर्फ बॉडी को सपोर्ट प्रोवाइड करता है बल्कि जो इंटरनल ऑर्गन है, डिलिकेट ऑर्गन है, जैसे कि यहाँ पे ह्यूमन स्केलेटन दिखाया गया है, तो जो इंटरनल रिब्स के अंदर मौजूद होते हैं ऑर्गन, जैसे कि हार्ट है, इसके साथ साथ लंग्स हैं, ये इनको प्रोटेक्शन भी देता है. इसके साथ साथ जो प्रॉपर शेप होती है बॉडी की, वो भी किस वजह से होती है, बिकॉज ऑफ स्केलेटन. और इसी वजह से डिफरेंट एनिमल की शेप डिफरेंट होती है, क्योंकि उनका स्केलेटन जो है उसकी अरेंजमेंट डिफरेंट होती है. और मेन फंक्शन क्या है स्केलेटन का, ये सपोर्ट प्रोवाइड करता है बॉडी ऑर्गन को. ठीक है, प्लांट के अंदर सपोर्ट के लिए जिस तरह कोलन कायमा, स्क्लेरन कायमा टिश्यूज मौजूद हैं, इसी तरह एनिमल्स की बॉडी के अंदर क्या मौजूद होता है, स्केलेटन. तो एनिमल्स की बॉडी स्टेट अपनी पोजीशन किस तरह से मेंटेन रखती है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ स्केलेटन. इसके साथ साथ अगर हम कुछ जनरल प्रॉपर्टीज स्टडी करें स्केलेटन की, तो स्केलेटन की अगर हम बात करें, इट इज़ कंपोज ऑफ ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक सब्सटेंस आर बोथ. ये इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक दोनों सब्सटेंस से मिलके बना होता है. जैसे अगर हम ऑर्गेनिक सब्सटेंस की बात करें तो कार्बोहाइड्रेट्स हैं, लिपिड्स हैं, प्रोटीन्स हैं. और इनऑर्गेनिक सब्सटेंस के अंदर मिनरल्स आ जाते हैं, जैसे कि बोन्स का मेन मिनरल क्या है, कैल्शियम, फॉस्फेट, ये सब सब्सटेंस इनके अंदर प्रेजेंट होती हैं. तो स्केलेटन कंपोज किससे होता है, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक दोनों सब्सटेंस से मिलके बन रहा होता है. नेक्स्ट अगर हम बात करें प्रोटोजोआ की, प्रोटोजोआ को हम एनिमल लाइक प्रोटिस्ट भी कहते हैं. जो सिंगल सेल्स होते हैं, मेनली ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, तो इनके अंदर स्केलेटन सिंगल सेल सिक्रीट करता है. जो सिंगल सेलुलर ऑर्गन हैं, यूनिसेलुलर ऑर्गन हैं, इनके अंदर स्केलेटन एक ही सेल से मिलके बनता है. और अगर हम बात करें मल्टी सेलुलर एनिमल्स की, तो मल्टी सेलुलर एनिमल्स के अंदर डिफरेंट सेल्स मौजूद होते हैं और डिवीजन ऑफ लेबर होती है सेल्स के दरमियान. तो इस वजह से हर सेल डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करता है. जैसे कि स्किन सेल स्किन बनाते हैं, स्किन टिश्यू बनाते हैं. इसी तरह मसल सेल्स जो हैं ये मसल्स बनाते हैं. इसी तरह अगर हम हेप्टिक सेल की बात करें तो वो लिवर बनाते हैं. तो स्केलेटन की फॉर्मेशन के लिए भी स्पेशलाइज सेल्स मौजूद होते हैं जो स्केलेटन की फॉर्मेशन में इन्वॉल्व होते हैं, और इन्हीं से मिलकर स्केलेटन बनता है. दिस टाइप ऑफ स्केलेटन, देयर आर 3 मेन टाइप्स ऑफ स्केलेटन इन एनिमल्स. फर्स्ट इज हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन. हाइड्रो मीन वाटर, स्टैटिक मीन वाटर अगर एक क्लोज कैविटी के अंदर मौजूद है, तो जो वाटर प्रेशर है या फ्लूइड का प्रेशर होगा उस कैविटी के अंदर, वो स्केलेटन का रोल प्ले करेगा. सेकंड इज एक्सोस्केलेटन. अगर कोई हार्डर सब्सटेंस या इंटर्न इसी तरह की सब्सटेंस, सपोर्टिंग सब्सटेंस बॉडी की आउटर साइड पे मौजूद हो एनिमल्स के अंदर, तो इसे हम एक्सोस्केलेटन कहेंगे. एंड थर्ड वन इज एंडोस्केलेटन. एंडो मीन इनसाइड. अगर स्केलेटन एनिमल्स की बॉडी के इनसाइड मौजूद है तो ये क्या होगा, एंडोस्केलेटन. ठीक है, तो अगर वाटर या इंटर्न फ्लूइड स्केलेटन का रोल प्ले कर रहा है तो इट विल बी हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन. अगर आउटर साइड पे स्केलेटन मौजूद है तो ये एक्सोस्केलेटन होगा, और अगर इनर साइड पे स्केलेटन मौजूद है, बॉडी की इनर साइड पे है, तो इट विल बी एंडोस्केलेटन. So first of all, what is hydrostatic skeleton? Hydro mean water and static mean water is enclosed in a closed cavity.
हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन ऑफ एनिमल इज सिमिलर टू प्लांट्स टर्गर प्रेशर। जिस तरह प्लांट्स के अंदर वैक्यूल में जब वाटर इंटर होता है तो वो टर्गर प्रेशर क्रिएट करता है। टर्गर प्रेशर की वजह से प्लांट का सेल जो है वो एक एक्सपेंडेड फॉर्म में रहता है और फ्लैसिड नहीं होता। इसको हम टर्जिडिटी कहते हैं। और टर्जिडिटी कौन जनरेट कर रहा होता है? वैक्यूल के अंदर मौजूद पानी। तो यही वाटर जो है देन एनिमल के अंदर भी सपोर्टिंग रोल प्ले कर रहा है। और यहाँ पे ये जिस कैविटी के अंदर मौजूद है, जिस चैम्बर के अंदर मौजूद है, उसे हम कहते हैं गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी। In animals that lack a hard skeleton, a fluid-filled gastrovascular cavity or cilium can act as a hydrostatic skeleton. तो वो एनिमल, जिन लोअर एनिमल्स की अगर हम बात करें जिनके अंदर हार्ड स्केलेटन मौजूद नहीं होता, जैसे कि प्रोटोजोआ हैं, पोरीफेरा हैं, या फिर अगर हम नाइजीरिया की बात करें तो इनके अंदर हार्ड स्केलेटन मौजूद नहीं होता, बल्कि एक फ्लूइड फिल्ड कैविटी या सिलियम एक्ट करता है एज अ हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन। गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी क्या है? इट इज़ द कैविटी विच इज़ एक्टिंग एज अ डाइजेस्टिव एज वेल एज ट्रांसपोर्ट सिस्टम। तो अगर हम बात करें, जैसे कि हमारे पास एग्जांपल आती है हाइड्रा की, तो हाइड्रा की बॉडी 2 मेन लेयर्स से मिलकर बनती है। आउटर लेयर को एक्टोडर्म कहा जाता है और इनर लेयर इज कॉल्ड एंडोडर्म। ठीक है, दिस इज एक्टोडर्म एंड दिस इज एंडोडर्म। इन दोनों के दरमियान में, इन दोनों के अंदर एक कैविटी मौजूद होती है जिसे हम कहते हैं एक सेंट्रल कैविटी, जिसे हम कहते हैं गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी। इसी के अंदर वाटर इंटर होता है अलोंग विद फूड, और फूड की डाइजेशन के बाद यही कैविटी डिफरेंट पार्ट ऑफ बॉडी की तरफ फूड को ट्रांसपोर्ट भी करती है। तो इस कैविटी को कहा जाता है गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी। जो फ्लूइड, जैसे कि अगर हमारे पास एनिमल मौजूद है वाटर के अंदर तो उसमें मौजूद होगा वाटर, और सिलियम है अगर तो इसमें सिलियमिक फ्लूइड मौजूद होगा। तो गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी और सिलियम के अंदर मौजूद फ्लूइड एक्ट करता है एज अ हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन। और ये जो प्रेशर होता है वाटर का, ये एनिमल की बॉडी को सपोर्ट प्रोवाइड करता है। तो एनिमल की बॉडी जो है वो रिजिड नज़र आती है, आल्दो इसके अंदर कोई और स्केलेटन मौजूद नहीं होता, बल्कि वाटर ही स्केलेटन का रोल प्ले कर रहा होता है। इसकी फंक्शन की अगर हम बात करें तो हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन ना सिर्फ सपोर्ट प्रोवाइड करता है एनिमल बॉडी को, बल्कि रेजिस्टेंस टू कंट्रैक्शन ऑफ मसल्स भी प्रोवाइड करता है ताकि मोटेलिटी हो सके। ठीक है, अगर प्लांट एनिमल्स की बात करें तो मूवमेंट अगर एनिमल ने करनी है तो इट्स मीन के एनिमल के अंदर मसल कंट्रैक्शन जब हो तो उसके अगेंस्ट रेजिस्टेंस चाहिए। तो ये रेजिस्टेंस कौन प्रोवाइड कर रहा होता है? हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन। जब मसल कंट्रैक्ट करें तो जिस मसल्स को सपोर्ट करने के लिए या उनके अगेंस्ट रेजिस्टेंस के लिए जो चीज़ मौजूद होती है इन एनिमल्स के अंदर, उसे हम कहते हैं हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन। तो ये दोनों रोल प्ले कर रहा है, सपोर्ट भी प्रोवाइड कर रहा है और इन टर्न मूवमेंट में भी हेल्प करता है। It is present in Cnidaria, Annelida and other soft body invertebrates। जितने भी soft body invertebrates हैं, Cnidaria हैं और Annelida हैं, इनके अंदर क्या मौजूद होता है? हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन। ठीक है, यहाँ पे एग्जांपल दी गई नीमाटोडा की, नाइडेरिया है। ठीक है, इसी तरह नीमाटोडा पॉइंटेड वर्म होते हैं, एनीलिडा है, फ्लैट वर्म्स हैं, प्लेनेरिया है, जैसे कि इन सब के अंदर क्या मौजूद होता है? हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन। सी एनीमोन हैज़ हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन। दिस इज द सी एनीमोन, और इसके अंदर वाटर एज अ स्केलेटन एक्ट कर रहा होता है। वाटर जो गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी के अंदर मौजूद है, इट इज़ एक्टिंग एज अ हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन। इट्स कैविटी इज फिल्ड विद सी वाटर टू एक्सटेंड इट्स बॉडी एंड टेंटिकल। तो इसकी गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी के अंदर वाटर इंटर होता है जिसकी वजह से की बॉडी एक्सटेंडेड रहती है और इसके टेंटिकल एक्सटेंडेड फॉर्म में रहते हैं। दिस इज़ द क्रॉस सेक्शनल डायग्राम। अगर हम इसे कट करके देखें तो माउथ के अराउंड मौजूद होते हैं टेंटिकल। माउथ से वाटर जब इंटर होता है तो ये जाता है कैविटी के अंदर जिसे गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी कहा जाता है, बिकॉज ये डाइजेशन और ट्रांसपोर्ट दोनों के अंदर इन्वॉल्व है। इस गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी के अंदर जब वाटर इंटर होता है तो माउथ क्लोज हो जाए तो ये वाटर इसी कैविटी के अंदर ट्रैप हो जाएगा। देन वाटर का प्रेशर जो इसकी बॉडी के ऊपर है ये स्केलेटन का रोल प्ले करेगा, जिसकी वजह से इसकी बॉडी और इसके टेंटिकल एक्सटेंडेड फॉर्म में रहेंगे। सो व्हाट इज़ द मैकेनिज्म फॉर ट्रांसपोर्ट इन द सी एनीमोन? जब सी एनीमोन के माउथ में वाटर इंटर होता है तो ये अपना माउथ क्लोज कर लेता है। आफ्टर दैट माउथ के से वाटर इंटर होने के बाद गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी में जैसे ही वाटर इंटर हुआ इसने माउथ क्लोज कर लिया।
इसके बाद क्या होता है कि ये अपने मसल्स कंस्ट्रक्ट करता है, मसल फाइबर्स जो अरेंज होती हैं सर्कल की फॉर्म में अराउंड द बॉडी, ये कंस्ट्रक्ट करती हैं, ठीक है। तो वो मसल्स जो बॉडी के अराउंड सर्कल की फॉर्म में मौजूद होते हैं, बॉडी को इस तरह से सराउंड कर रहे होते हैं, ये कंस्ट्रक्ट करेंगे। जब ये मसल्स कंस्ट्रक्ट करते हैं तो इन मसल्स की कंस्ट्रक्शन की वजह से देन ये प्रेशर पुट करते हैं द लिक्विड ऑन द बॉडी। गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी इंटरनली मौजूद है, ठीक है। यहाँ पे हम इसकी डायग्राम बना लेते हैं कि सी एनीमोन की माउथ के अंदर वाटर इंटर हुआ, इसके बाद इसने माउथ क्लोज कर लिया। जैसे ही माउथ क्लोज हो गया तो वाटर अब मौजूद है गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी के अंदर, यहाँ पे ये ट्रैप हो गया है। अब इस ट्रैप वाटर के ऊपर प्रेशर कौन एक्सर्ट करता है? मसल जो सर्कल की फॉर्म में बॉडी के अराउंड मौजूद हैं, ये कंस्ट्रिक्ट करते हैं, ठीक है। इनका डायमीटर कम होगा तो ये कंस्ट्रिक्ट करेंगे, कंट्रैक्ट करेंगे, जिसकी वजह से प्रेशर किसके ऊपर एक्सर्ट होगा? वाटर के अंदर। और ये वाटर किसके अंदर मौजूद है? गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी के अंदर। जब इस वाटर के ऊपर प्रेशर एक्सर्ट होगा तो यही वाटर देन ट्रांसपोर्ट प्रोवाइड करेगा बॉडी को, जिसकी वजह से बॉडी एक्सटेंडेड फॉर्म में रहेगी और अपराइट स्ट्रेचर मेंटेन रहेगा बॉडी का। सो दिस इज द डायग्राम। वाटर इंटर होगा, इसके बाद सी एनीमोन का माउथ क्लोज हो जाएगा। गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी के अंदर मौजूद वाटर पे सर्कुलर मसल जो बॉडी के अराउंड प्रेफरी पे अरेंज हैं, ये एक्सर्ट करेंगे प्रेशर। जब ये कंट्रैक्ट करेंगे, इस प्रेशर की वजह से वाटर के ऊपर प्रेशर एक्सर्ट होगा। जो लिक्विड मौजूद है गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी के अंदर, इस पे प्रेशर क्रिएट होगा और ये प्रेशर बॉडी को अपराइट स्ट्रेचर में और एक्सटेंडेड फॉर्म में मेंटेन रखेगा। जैसे ही देन माउथ से वाटर बाहर निकल जाएगा तो इसकी वजह से बॉडी जो है देन क्या हो जाएगी? फ्लैसिड फॉर्म में आ जाएगी, एक्सटेंशन इसकी खत्म हो। अर्थवर्म। अर्थवर्म आल्सो कंटेन हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन। अर्थवर्म सेगमेंटेड वर्म होते हैं और इनकी बॉडी मेटामेरिकली सेगमेंटेड होती है, मीन इंटरनली और एक्सटर्नली बोथ तौर पे सेगमेंटेशन मौजूद होती है। यहाँ पे हमारे पास सेगमेंटेशन इंटरनल भी है और एक्सटर्नल भी है। और इन सेगमेंट्स के अंदर या इन कंपार्टमेंट्स के अंदर जो सेप्टा से एक दूसरे से अलग हो रहे होते हैं, इन कंपार्टमेंट्स के अंदर मौजूद फ्लूइड एक्ट करता है एज अ हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन। अगर हम इसका एक ट्रांसफर सेक्शन कट करके देखें, इसको ट्रांसफरसली जब हम कट करते हैं तो इसकी बॉडी इंटरनली किस तरह से नजर आएगी कि यहाँ पे सेंटर में मौजूद होती है एक कैविटी, फ्लूइड फिल्ड कैविटी। इस फ्लूइड फिल्ड कैविटी के अंदर मौजूद होता है सिल्यूम, सिल्यूमिक फ्लूइड, और इसको हम सिल्यूम कहते हैं। ये जो सिल्यूम है या सिल्यूमिक फ्लूइड है इस कैविटी के अंदर, ये एक्ट करता है एज अ हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन। दो तरह के मसल्स मौजूद होते हैं अर्थवर्म के अंदर। एक वो मसल्स हैं जो इसकी बॉडी के अराउंड प्रेफरी पे अरेंज होते हैं सर्कल की फॉर्म में, इन मसल्स को सर्कुलर मसल्स कहा जाता है। और एक वो मसल्स हैं जो बॉडी की लेंथ के अराउंड अरेंज होंगे, जो लेंथ के अलॉन्ग अरेंज है मसल, इन्हें लॉन्गिट्यूडनल मसल कहेंगे, ठीक है। तो दो तरह के मसल्स मौजूद हैं इसके अंदर, और इसके साथ साथ सेंट्रली हर कंपार्टमेंट के अंदर एक कैविटी मौजूद है जिसे हम फ्लूइड फिल्ड कैविटी को सिल्यूम भी कहते हैं। सो व्हाट इज द मैकेनिज्म फॉर ट्रांसपोर्ट एंड मूवमेंट इन अर्थवर्म? कंट्रैक्शन ऑफ सर्कुलर मसल काज कंपार्टमेंट टू एलोंगेट। जब कंट्रैक्शन होती है सर्कुलर मसल्स की, सर्कुलर मसल्स कौन से मसल्स हैं? जो किसी कंपार्टमेंट की प्रेफरी पे या उसके अराउंड सर्कल की फॉर्म में अरेंज हैं। जब ये मसल्स कंट्रैक्ट करेंगे तो इसकी कंट्रैक्शन की वजह से, अगर हमारे पास एक सेगमेंट की लेंथ ये है और इसके अराउंड मसल्स कंट्रैक्ट कर रहे हैं, तो इसका इफेक्ट क्या होगा? कंपार्टमेंट एलोंगेट करेगा। पहले इसकी लेंथ ये थी तो अब इसकी लेंथ क्या हो जाएगी? ये इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है, एलोंगेशन होगी। सर्कुलर मसल जो बॉडी के अराउंड अरेंज है सर्कल की फॉर्म में, जब ये कंट्रैक्ट करेंगे तो इनकी कंट्रैक्शन की वजह से बॉडी एलोंगेट होगी, ठीक है। इसी तरह अगर हम बात करें नेक्स्ट स्टेप की, तो जब बॉडी के लॉन्गिट्यूडनल मसल्स कंट्रैक्ट करेंगे, हर कंपार्टमेंट में इसी तरह लॉन्गिट्यूडनल मसल्स भी मौजूद हैं, तो जब किसी कंपार्टमेंट के लॉन्गिट्यूडनल मसल जो लेंथ वाइज अरेंज हैं ये कंट्रैक्ट करेंगे, जैसे कि अगर हम यहाँ पे एक कंपार्टमेंट की बात करें, लॉन्गिट्यूडनल मसल्स ये आगे, जब ये कंट्रैक्ट करेंगे, कंट्रैक्शन की वजह से इनका साइज कम होगा तो सेगमेंट शॉर्टन हो जाएगा, पहले से इसका डायमीटर या लेंथ क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी।
तो ये जो कंट्रैक्शन है मसल्स की, दोनों मसल्स की, सर्कुलर और लॉन्गिट्यूडनल मसल्स, इनकी कंट्रैक्शन की वजह से बॉडी इलोंगेट होती है और शॉर्टर होती है। हर कंपार्टमेंट बारी बारी इलोंगेट होगा और शॉर्टन होगा। जब सर्कुलर मसल्स कंट्रैक्ट करेंगे, सर्कुलर मसल्स की कंट्रैक्शन की वजह से बॉडी इलोंगेट करेगी। जो मसल्स इस फॉर्म में प्रेफरी के अराउंड मौजूद हैं, ये सर्कुलर मसल्स हैं, जब ये कंट्रैक्ट करेंगे तो इनकी कंट्रैक्शन की वजह से इलोंगेशन होगी, क्योंकि साइड से प्रेशर पड़ रहा है। तो जिस तरह एक बलून को आप साइड से पुश करते हो तो वो इलोंगेट करता है, इसी तरह जब बॉडी के ऊपर साइड से प्रेशर पड़ रहा है तो इसकी वजह से इलोंगेशन होगी। ऑन दी अदर हैंड, जब लॉन्गिट्यूडनल मसल्स कंट्रैक्ट करेंगे तो बॉडी शॉर्टन होगी, और ये जो अल्टरनेटिंग वेव होंगी कंट्रैक्शन की और इलोंगेशन की, इसकी वजह से मूव करता है अर्थवर्म थ्रू द सॉइल। और इसके साथ साथ इसकी बॉडी के लोअर साइड पे सीटा या चीटा भी मौजूद होते हैं। ये ऑर्गन पेयर्ड स्ट्रक्चर्स हैं जो मूवमेंट में हेल्प करते हैं अर्थवर्म को। इस तरह से इसके अंदर जब एक कंपार्टमेंट के सर्कुलर मसल कंट्रैक्ट करते हैं तो इसका ये कंपार्टमेंट एलोंगेट करेगा, और इसी तरह जब लॉन्गिट्यूडनल मसल कंट्रैक्ट करेंगे तो कंपार्टमेंट शॉर्टन होगा। आप इस फिगर को गौर से देखें, जब यहाँ पे ये लेंथ वाले मसल्स कंट्रैक्ट कर रहे हैं तो बॉडी शॉर्टन होगी, ये सेगमेंट शॉर्ट हो जाएगा, इसका डायमीटर कम हो जाएगा। ऑन दी अदर हैंड, जब सर्कुलर मसल्स कंट्रैक्ट करेंगे तो बॉडी एलोंगेट करेगी। तो इस कंट्रैक्शन और एलोंगेशन की जो वेव्स हैं, ये जो अल्टरनेशन हो रही होती है बार बार एलोंगेशन एंड कंट्रैक्शन की, इसकी वजह से अर्थवर्म के अंदर मूवमेंट होगी। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।